नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक ऐसे टॉपिक को लेकर आई हूँ जो कि आप सभी को सीखने की क्षमता को और भी विकसित करेगा। जैसा कि मैं अपने एक क्लास में आप सभी को शिक्षा पर निबंध के बारे में बता चुकी हूँ कि हम शिक्षा पे कैसे निबंध को लिख सकते हैं। और चूँकि वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 आई है, ठीक है, तत्क्रम में संभव है कि नई शिक्षा नीति से संबंधित कुछ टॉपिक पर आप सभी के लिए शिक्षा पर निबंध से रिलेटेड कोई निबंध आ जाएं। ठीक इसी वजह से मैं आपको नई शिक्षा नीति में जो परिचय पोर्शन शामिल किया गया है नई शिक्षा नीति के ड्रॉप में, वो मैं आज आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि आप अपने निबंध में इस पैराग्राफ को अर्थात इस परिचय के कुछ महत्वपूर्ण लाइन को पैराग्राफ का प्रयोग कर आप अपने निबंध में और भी बेहतर नंबर ला सके। साथियों, ये जो मैं परिचय से आप सभी को रूबरू करा रही हूँ, निश्चित रूप से आप सभी की लेखनी में एक गुणवत्ता को ज़रूर बढ़ाएगा। मैं जब इस परिचय को पढ़ी तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें कुछ ऐसे पैराग्राफ भी हैं जो आप सभी को बताने चाहिए, ताकि आप सभी शिक्षा में जब निबंध लिखे शिक्षा से टॉपिक से संबंधित, उसमें आप अवश्य ही इस टॉपिक से रिलेटेड लाइनों को, पैराग्राफ को, शब्दों को आप हूबहू प्रयोग करें। तो साथियों, आज मैं आप सभी के सामने पढ़कर सुनाती हूँ कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो परिचय दिया गया है वो अल्टीमेट है, और मैं चाहती हूँ कि आप अवश्य इस क्लास को गंभीरता से लीजिएगा। और आगामी एक क्लास मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक स्पेशल लूँगी, जिसमें सारी समरी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आप सभी को जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं परिचय से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिचय से। तो यहाँ साफ देख रहे हैं, शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। आप इस लाइन को हूबहू अपने निबंध में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप इस लाइन को हूबहू अपने निबंध में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से आप सुनिए। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। ठीक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। देखिए, ये जो पैराग्राफ इतना मैं बता रही हूँ वो अल्टीमेट है। शब्दों का चयन देखिए कितने बेहतर तरीके से किया गया है। यदि आप इन शब्दों को अपने निबंध में प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। यदि मैं रहती आप लोगों की जगह पर और यदि मैं एग्ज़ाम देती तो ज़रूर इन शब्दों को मैं अपने निबंध में प्रयोग करती। जैसे इसमें खास बात ये देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण, वैज्ञानिक उन्नति मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय, समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण, सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी। कितना अल्टीमेट लाइन है। और ये जो पहला लाइन है उसकी क्या कहने, शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। साथियों, यदि आप चाहें तो हूबहू इस चारों लाइन को आप अपने शिक्षा से संबंधित किसी भी निबंध के टॉपिक को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा संबंधित कोई भी निबंध है तो आप इन चारों लाइनों से अवश्य ही प्रारंभ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। क्या लाइन है, अल्टीमेट लाइन। ये देखिए लिखा है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा, संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन। देखिए, व्यक्ति को भी लिया, समाज को भी लिया, राष्ट्र को भी लिया और विश्व को भी लिया। ठीक है, कितना अल्टीमेट ये पैराग्राफ है। साथियों, मैं तो ये कहूँगी शिक्षा संबंधित कोई भी निबंध है तो ये पूरा पैराग्राफ आप लोग उतार सकते हैं। ठीक है, एक एक शब्द इसके अल्टीमेट है।
अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। कैसा ये आपको लाइन लगा? यदि आप इस पैराग्राफ से शिक्षा से संबंधित किसी भी टॉपिक पर निबंध को आरंभ करते हैं तो मानिए साथियों कि आप अवश्य ही बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगमन को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। देखिए इसमें सारे मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे तथ्य दिए गए हैं। ठीक। परिचय के तीसरे पैराग्राफ में देखिए, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ठीक है। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, फिर हमारा देश पीछे क्यों रहे? नई शिक्षा नीति के तहत ये प्रावधान किया जा रहा है कि भारत में जो वर्तमान में 4 से 4.5% जीडीपी का व्यय हो रहा है उसको बढ़ाकर हम लगभग 6% ले जाएंगे और कालांतर में अर्थात दिन प्रतिदिन इस रेशियो को और भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे न सिर्फ व्यक्ति, समाज, राज्य, देश का विकास होता है बल्कि विश्व के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी। ठीक है। और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की ज़रूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हो। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीवन विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की ज़रूरत होगी। ठीक है। कुशल कामगारों की ज़रूरत होगी। महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग, ठीक है, रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगामी की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है। अतः भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पहल, मजबूती, सशक्तिकरण अत्यंत ही जरूरी हो गया। ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आप कैसे इसको प्रयोग में करेंगे। न सिर्फ आप इन सभी तथ्यों को निबंध में प्रयोग करेंगे बल्कि आप यदि आईएएस, पीसीएस या ऐसी कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं, मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, इन तीनों में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप हर चीज़ इसके पैराग्राफ को आपको रिलेट करिए। ठीक है। न सिर्फ इस तथ्य को आप निबंध में प्रयोग करेंगे बल्कि इस तथ्य को आप 100 में 100% आप अपने लेखनी को गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए करेंगे ही करेंगे। ठीक है। रोजगार और वैश्विक परिस्थिति में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह ज़रूरी हो गया है कि बच्चे जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे सीखे ही और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें।
इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की ज़रूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को देखें, कुछ नया सोच पाए और नई जानकारी को नए बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पाए। ठीक है, जब तक वो कुछ नया सोचेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। स्टार्टअप वगैरह क्या है, न्यू थिंकिंग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ अब जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, नए भारत की संकल्पना को शामिल किया गया है ताकि स्टार्टअप हर फील्ड में डेवलप हो सके, भारत का हर एक युवा सक्षम हो। ठीक है, गर्व गरिमा के साथ वो आगे बढ़ सके। ठीक है, ज़रूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो, समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रुचिपूर्ण हो। ठीक है, शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे। इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति, मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाए। इस बार की जो शिक्षा नीति है उसमें फिट इंडिया हैप्पी नेशन की संकल्पना को भी शामिल करते हुए फिटनेस को भी जोड़ दिया गया है, भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया है। अर्थात जो अपनी ये जो नई शिक्षा नीति है उसमें कई जो विदेशी भाषाएं हैं उनके पढ़ाए जाने का प्रावधान इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ताकि युवा, वैश्विक युवा, भारत के जो युवा हैं वो वैश्विक युवा बन सके, जो भारत का जो भविष्य बच्चे हैं वो गुणवत्तापूर्ण अपना विकास कर सके। ठीक है, साथ में भारत की जो सतत विरासत की संस्कृति है, साहित्य, संस्कृति और मूल्य, इसको भी बढ़ाए जाने पर इसमें जोर दिया गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे निबंध में प्रयोग करेंगे, अपने आप पढ़ेंगे तो अपने आप ये समझ में आएगा। ज़रूर आप इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। होना चाहिए शिक्षार्थियों में नैतिकता का तार्किकता और करुणा संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए, साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। यहाँ पर मैं रुकूंगी, बताऊंगी नैतिकता, तार्किकता, करुणा क्या है। आप वर्तमान में देख रहे हैं बच्चे, युवा अपने माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं आश्रम में। ठीक है, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं जो भौतिकवादी कल्चर आई है जिसके कारण वे बच्चे जिनके माँ बाप दिन रात एक करके पढ़ाए, वो बच्चे कैसे निष्ठुरता की ओर गतिशील हो रहे, ये सब चीज़ें उनको दूर करना और एक मानसिकता बचपन से ही उनमें नैतिकता, तार्किकता और करुणा संवेदनशीलता की भावना को विकसित करने की नीति नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लाए जाने का प्रयास किया गया। ये एक अच्छा पहल है। और दूसरा जो रोजगार के लिए है, ये भी एक अल्टीमेट पहल है, क्योंकि शिक्षा वो होनी चाहिए जिससे हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर रोजगार संपन्न हो। तो ये पहल बहुत ही सराहनीय है नई शिक्षा नीति का। दूसरा देखिए, सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है, सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है उनके बीच की खाई को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, इक्विटी और सिस्टम अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के जरिए पाटा जाना चाहिए। इसमें भी अल्टीमेट चीज़ है सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति की आवश्यकता की ओर इसमें जोर दिया गया। बाल्यावस्था देखभाल में उच्च शिक्षा वगैरह क्या क्या उसमें परिवर्तन आते हैं, टोटल इसमें समायोजित किया गया। साथ में ये बताया गया है कि 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे नहीं है। ठीक है, जो कि किसी से पीछे नहीं है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। ठीक है, अब नए पैराग्राफ में देखिए, इस पैराग्राफ को भी आप अपने निबंध में ज़रूर प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए क्यों मैं बोल रही हूँ। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस लाइन को आप हूबहू अपने निबंध में ज़रूर प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। और हो भी क्यों नहीं भाई, शिक्षा ही मानव के विकास का महत्वपूर्ण साधन होता है।
ठीक, तो निबंध की प्रबल संभावना है इस पे पूछा जाए। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें SDG 4 शामिल है, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उनके नियमन, गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता, संख्या ज्ञान जैसे बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर के तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। आप समझ सकते हैं कि इसको आप कैसे उपयोग करेंगे अपने निबंध में। ठीक है, ज़रूर इसे निबंध में आप प्रयोग करेंगे। पहला 2 लाइन और नीचे का ये जो मैं बता रही हूँ आपको निबंध में क्या क्या प्रयोग करना है, पहला 2 लाइन ज़रूर प्रयोग करेंगे और नीचे का ये जो इतना लाइन है इसे ज़रूर प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार, परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च माननीय लक्ष्य माना जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। ठीक है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थाओं ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थी और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वाराणसी और भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणी, दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी, थिरुवल्लुर जैसे अनेकों महान विद्वानों का जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्र जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायन निर्माण, दिशा ज्ञान, योग, कला, शतरंज इत्यादि प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किए। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की ज़रूरत है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा भारतीय संस्कृति दर्शन के विश्व के प्रभाव रहा है। हाँ, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए, उसे और भी समृद्ध किया जाना चाहिए और नए नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। इस पैराग्राफ को भी आप अवश्य अपने निबंध में लिखिएगा यदि नई शिक्षा नीति पर निबंध आए तो। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि निबंध में कैसे शब्दों को मॉडिफाई करके आप अपने निबंध के अनुरूप शब्दों को और पैराग्राफ को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पैरा। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलाव के केंद्र में अवश्य ही शिक्षण होने चाहिए। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्मानीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी, क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं। इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सके। नई शिक्षा नीति को हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने में सहायता करनी होगी, जिसके लिए उनकी आजीविका, सम्मान, मान मर्यादा और स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही की बुनियादी प्रक्रिया भी स्थापित करनी होगी। ठीक है, इस पैराग्राफ को भी आप अपने निबंध में लिखिएगा। नेक्स्ट पैरा देखिए। नई शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनका निवास स्थान कहीं पर भी क्यों न हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी।
शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेश, सामाजिक आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। ऐसे समूहों में के सभी बच्चों के लिए परिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद हर संभव पहल की जानी चाहिए जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सके और उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सके। ठीक है, इन सभी बातों की नीति में समावेश भारत इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए और साथ ही देश के स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकताओं सहित यहाँ की अद्वितीय कला, भाषा, ज्ञान, परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से और भारत के सतत ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से अति आवश्यक है। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से आप अपने निबंध में इन सभी पैराग्राफ के माध्यम से आप अपने निबंध की लेखनी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो यदि आपको शॉर्ट स्क्रीन इसका लेना है तो ले लीजिए, यहाँ से आप लीजिए। पहला पैराग्राफ को आप पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ को शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। अब तीसरे को आप लीजिए। निबंध में इस पैराग्राफ का आप अवश्य ही प्रयोग करेंगे। शब्दों को देखिए कितना अल्टीमेट शब्द है। आने वाले वीडियो में मैं टोटल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित पूरा मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। हर एक लाइन पूरा ये जो किताब जारी किया गया है इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो बुकलेट है वो टोटल एक लाइन मैं आप सभी के बीच लाने वाली हूँ ताकि आप नई शिक्षा नीति के बारे में सब कुछ जान सके। किसी भी प्रकार से प्रश्न आए, चाहे प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में या इंटरव्यू में या कोई भी वनडे एग्जाम में, आप उसमें कहीं पर भी कोई भी कोर कसर ना छोड़े। और चूँकि शिक्षा नीति को जानना हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अतः आप उस क्रम वाइज जो मैं लाने वाली हूँ क्लासेस नई शिक्षा नीति पर, उसे ज़रूर आप करिएगा क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है। तो ये आप सभी शॉर्ट स्क्रीन लेते चलिए हर पैराग्राफ का। तो साथियों, आपको यह निबंध का जो मैं तकनीक बता रही हूँ वो कैसा लगा? आप सभी द्वारा पूछा जाता है कि मैडम किताब बताइए। तो साथियों, आप सभी को मैं बताऊँ, निबंध के लिए कोई एक सुनिश्चित किताब नहीं है। जो भी अच्छे लेखनी होते हैं, मैं आपको बार बार बता चुकी, आप योजना पढ़िए, कुरुक्षेत्र पढ़िए, समाचार पत्र के जो संपादकीय होते वो पढ़िए। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो परिचय था, ठीक है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए ताकि आप अपने निबंध में इन सभी पैराग्राफ को उपयोग करिए ताकि आप बेहतर से बेहतर निबंध लिख सकें। इसी आशा के साथ साथियों कि आप अवश्य ही इन क्लास को कम से कम 2 बार सुनिएगा ताकि आपको निबंध लिखने की कला आप में डेवलप हो सके, क्योंकि निबंध एक ऐसा जरिया है कि न सिर्फ आप अपने परीक्षा में सफल होंगे, बल्कि यदि आप इस तकनीक को जान जाते हैं तो बेहतर से बेहतर अंक साथियों आप लाएंगे। तो आप अवश्य ही इस क्लास को 2 बार सुनिएगा और जितने लोग भी आपके आसपास के हैं जो कि किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो IAS का दे रहे हैं, PCS का दे रहे हैं, समीक्षा अधिकारी का दे रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी का दे रहे हैं या कोई भी ऐसी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें निबंध वगैरह आता है, तो आप अवश्य ही मेरे निबंध से संबंधित क्लासेस उन तक पहुंचाइएगा ताकि हर एक घर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच हो सके। तो साथ ही इसी आशा के साथ कि आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।